हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको AS2 करवा दिया जब इसको रीस्टार्ट किया वापस। पहले हम बेसिक लेवल कर चुके थे, फिर जब रीस्टार्ट कराया मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो AS2 करवाया मैंने आपको इन्वेंट्री का। फिर AS2 के बाद में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो कर लिए, जैसे लिफो एंड वेटेड एवरेज, परपेंचुअल एंड पीरियोडिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। फिर मैंने आपको बोला था एक चीज मैं और कराऊंगा, वो आज करवा रहा हूं, वो है AS10। AS10 जो है वो आपका टेंजिबल एसेट पे लगता है। अकाउंटिंग 10 किस पे? टेंजिबल एसेट्स पर। अब टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट दो तरह की एसेट होती थी। अगर अच्छे से समझना है तो आई होप आपको बैलेंस शीट याद होगी। किसकी? कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्या होता था, दो हेड होते थे। एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी होता था, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आता था, और फिर सेकंड नंबर आता था एसेट साइड में। एसेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट क्या आता था? नॉन करंट एसेट। आपको याद है ना, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के अंदर आपको पता है हमारा फर्स्ट होता था फिक्स एसेट्स, FA। ओके, अब फिक्स एसेट्स के अंदर हम क्या क्या लेते थे? हम लेते थे टेंजिबल एसेट, फिर इनटेंजिबल एसेट, है ना, याद है ना, और उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, और टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये चार चीजें होती थी। अगर आपको ये याद है ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। क्या चेंज करना पड़ेगा? तो हम पहले ये टेंजिबल लिखते थे ना, यहाँ पर फिक्स एसेट्स के अंदर क्या लिखते थे? टेंजिबल। अब टेंजिबल नहीं लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे? अब टेंजिबल की जगह आपको PP, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज। इसलिए बोलते हैं कि जो टेंजिबल एसेट है उसके ऊपर हमारा ये S10 लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगता है। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है आपको पता है ना? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये मोटा मोटी मैं नाम ले रहा हूं। तो अब उसको हम टेंजिबल एसेट बोलते थे। इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, है ना, वो सब इनटेंजिबल एसेट में आता है। इनटेंजिबल एसेट अभी भी वही है, उसका कोई नाम चेंज नहीं किया है, लेकिन टेंजिबल एसेट को अब PPE बोला जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोला जाएगा। सारे लोग जो है अब टेंजिबल एसेट की जगह PPE भी लिखते हैं बैलेंस शीट। आपको समझ में आ गया होगा कि AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट की। टेंजिबल एसेट वो जो आपके बिजनेस के अंदर यूज आ रही है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, और या फिर वो जो एसेट है आपके प्रोडक्शन में या गुड्स प्रोडक्शन के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज हो रही है, जैसे कि प्लांट या मशीनरी। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, जैसे कि बिल्डिंग। ओके, तो ये जो चीजें होती हैं ये आपकी PP, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 इसके ऊपर लगता है। आइए हम इस AS10 को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो जो मैं समझाऊंगा उन चीजों को अच्छे से समझना, कंसंट्रेट करना मेरे वर्ड्स पर, जो मैं बोलूंगा उस पर, तो आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके जी। सो अब यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप नीचे देखेंगे, सॉरी, यहां पर आप नीचे देखेंगे तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, या ये जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अब ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है स्टैंडर्ड्स इशू करता है, तो उन्होंने AS10 जो इशू किया, तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों आपने ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू किया है। तो आइए उसको अच्छे से हम समझते हैं। इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, है ना, जो भी आपकी प्रॉपर्टी या जो प्लांट या जो इक्विपमेंट यूज आ रहे हैं उनका क्या करना? अकाउंटिंग ट्रीट, उनको किस वैल्यू पर दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, है ना, उन पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, उनका रिवैल्यूएशन करना है कि नहीं करना है, जिस वैल्यू पे आप दिखा रहे हो उसका मेथड क्या रहेगा। तो ये सब कुछ हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है। किसके बारे में? प्रॉपर्टी के बारे में, प्लांट के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में। इसलिए यहां से P लिया प्रॉपर्टी का, फिर P लिया प्लांट का, और फिर P लिया E लिया इक्विपमेंट का। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बन गया PPE, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट करने का ऑब्जेक्टिव है इस का, कि इसको कैसे हम अकाउंटिंग में दिखाएंगे। सेकंड आता है इसका ऑब्जेक्टिव, द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब आप प्रॉपर्टी को, प्लांट को और इक्विपमेंट को जब अकाउंटिंग करेंगे, उसमें मेन प्रिंसिपल इशू जो आता है वो आता है
कि उस एसेट्स का रिकग्निशन कैसे करना है, उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है उस एसेट्स को, है ना, मतलब उसको किस तरीके से आप दिखाओगे, किस तरीके से उसको पहचानोगे। फिर उसका डिटर्मिनेशन करना है कि कैरिंग अमाउंट का। अब कैरिंग अमाउंट मतलब, अब सबसे पहले तो ये वाला जो ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि उस पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। ये तो हो गया आपका रिकॉग्नाइजेशन। सेकंड आता है फिर कि उसकी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू पे उस चीज को आप दिखाओगे, उस प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर आप पीपीई के अंदर उसको दिखाओगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा। कैरिंग अमाउंट आप समझ सकते, कॉस्ट, ओके। एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, और क्या इसके ऊपर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो उसको भी रिकॉग्नाइज्ड करना। तो बिल्कुल इजी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है भैया जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, और सेकंड नंबर जब आप उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का तो आपको इशू आएगा। क्या इशू आएगा, सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड करना कि वो एसेट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है या नहीं, फिर उसका डिटर्मिनेशन करना उसकी कैरिंग अमाउंट का, यानी कि उसको किस वैल्यू पे दिखाना है, और इसके अलावा उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट लॉस है तो उसको भी। ओके, तो ये हो गया मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट निकल के आती है जो आगे हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में बहुत हेल्पफुल करेगी। सबसे पहले है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेट, उस एसेट को रिकॉग्नाइज करना एज अ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, वो कैसे करेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, उसका कैरिंग अमाउंट डिसाइड करना, और फिर है डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट लॉस किसी प्रकार का है तो उसका भी पता यहां पर लगाना। ओके, ठीक है, तो ये तीन चीजें यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइजेशन करना और कैरिंग अमाउंट का पता लगाना, डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट लॉस है तो उसका भी इफेक्ट अकाउंटिंग पर देना। फिर आती है इसकी स्कोप की बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड, अब देखो यहाँ ये क्या बोल रहा है, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ये स्टैंडर्ड जो है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट व्हेन अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर और परमिटेड डिफरेंट अकाउंटिंग। अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट ऐसा है जिस पर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता है तो उस पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। ये बड़ा वाइड स्कोप है ना, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में कुछ ऐसी चीजें जिस पे अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट पर AS 13 लगता है, स्टॉक पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगता है, वहां पर फिर हम पीपीई को नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जैसे कि कई बार स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में आ जाते हैं तो AS2 लग जाता है उस पर, और कुछ होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं इक्विपमेंट के अंदर, इक्विपमेंट में स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, लूज टूल्स भी होते हैं, वो इन्वेंट्री के अंदर आते हैं, AS2 के अंदर आते हैं। AS2 जब मैंने करवाया था ना आपको तो बताया भी था कि लूज टूल्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, उस प्रोसेस में ही मिल जाते हैं, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि इन्वेंट्री की कैटेगरी में लाते हैं, तो फिर वहां पर पीपीई नहीं लगेगा, उस इक्विपमेंट पर पीपीई नहीं लगेगा, जो पीपी की कैटेगरी में आएगा उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगेगा। ये कह रहा है इस लाइन, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है पीपी जो है किस पर अप्लाई नहीं होता, जो बायोलॉजिकल एसेट्स होती है उस पर अप्लाई नहीं होता, और जो वास्टिंग एसेट्स होती है उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। अब बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती है उसके अंदर बहुत सारी फसलें लगाई जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उन फसलों को काट के बेचा जाता है, उन पेड़ पौधों को भी काट के बेचा जाता है, और उन फसलों का जो लाइफ साइकिल है वो 12 मंथ से कम होता है, तो वो सारी की सारी बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर आ जाएगी। देखिए यहाँ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट, अब बियरर प्लांट इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। यहां पर जो मैं बोलने वाला हूं उसको समझोगे तो बिल्कुल आपका बायोलॉजिकल एसेट और बियरर प्लांट में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट मैंने क्या बताया, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जिसमें आप कोई क्रॉप लगा रहे, कोई फसल लगा रहे, कोई पेड़ पौधे लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, लेकिन उसका जो लाइफ साइकिल है वो 12 महीने के अंदर का ही है, विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करोगे, उस फसल को, उस क्रॉप को या उस पेड़ पौधे को, उस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको काट कुटा के सब बेच दोगे, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर आ गया, और उसको हम बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर मानेंगे, उसको बायोलॉजिकल एसेट मानेंगे, और उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगेगा। बट अगर कोई बीरर प्लांट लगाया है, बीरर प्लांट का मतलब लगाया आपने कोई एक पेड़ लगा दिया, मान लेते आपने मैंगो का पेड़ लगा दिया, एप्पल का पेड़ लगा दिया, है ना, अब वो मैंगो या एप्पल का पेड़ जो है वो लगाया तो है, लेकिन अब उसका जो लाइफ साइकिल है उसका वो कम से कम
12 मंथ से ज़्यादा का है, यानी कि आपने मैंगो का पेड़ लगा दिया, वो बड़ा हो गया, अब वो आपको हर साल फ्रूट दिया जा रहा है और आप उस मैंगो के पेड़ को किसी भी पर्पज के लिए कट नहीं कर रहे हो, बस आपका उद्देश्य ये है कि ये जो एक तरीके का पेड़ लग चुका है ये आने वाले 5-10 साल तक हमको क्या देगा, मैंगो देगा। तो मैंगो जो है उस पे लग रहे हैं वो तो आपका बायोलॉजिकल एसेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, बट वो जो पेड़ है मैंगो का या एप्पल का, है ना, वो पेड़ जो है वो बियरर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। और बियरर प्लांट बोला है देखो, यानी कि उस पे पीपीई लगेगा। तो बायोलॉजिकल एसेट्स पर देखो, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई, कंफ्यूज मत होना, ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर, उस पर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अगर आप बियरर प्लांट लगा रहे हो जिसका जो लाइफ साइकिल है, जिसकी जो लाइफ है वो मोर देन 12 मंथ है, और उसको आप कट करके बेचोगे नहीं, वो पेड़ आपका लगा रहेगा, 5-10 साल तक आपको फ्रूट देगा, तो फिर वो पेड़ जो है ना वो पीपीई हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर आ जाएगा, वो प्लांट के अंदर आ जाएगा और उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगेगा। बट अगर कोई सर ऐसा बोले तो कि हमने वो आम के पेड़ लगाए लेकिन हम विद इन 12 मंथ ही है ना उसको पेड़ को काट के एज अ टिम्बर के रूप में, लकड़ी के रूप में बेच देंगे, तो फिर वो बायोलॉजिकल एसेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है उस प्लांट का वो ये है कि आप उसको शॉर्ट टर्म में ही यूज ले लोगे। अगर आप उस लॉन्ग टर्म पर्पज से कई सालों तक रखोगे तो फिर वो बियरर प्लांट में आ जाएगा और उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगेगा। लेकिन अगर बायोलॉजिकल एसेट के रूप में रख दिया तो उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगेगा। इसके अलावा जो वास्टिंग एसेट्स होती है उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगता है, AS 10 नहीं लगता है। अब वास्टिंग एसेट्स कौन सी होती है, जैसे कोई मिनरल्स राइट्स है, कोई एक्सपेंडिचर किया आपने, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड एक्सट्रैक्शन फॉर मिनरल्स, मिनरल्स में मतलब जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर इसी जैसे के कोई जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए अगर आप उस रिसोर्सेज के लिए अगर आप कोई राइट ले रहे हैं या उसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो वास्टिंग एसेट्स के अंदर आएगा और उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS 10 PP नहीं लगेगा। PP बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगता, वास्टिंग एसेट पे नहीं लगता, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट के अंदर जो बियरर प्लांट लगे हुए हैं उसके ऊपर आपका AS 10 PP लगेगा। अब यहाँ पर आगे देखना, मैं आपको यही बता रहा हूँ, अच्छे बता रहा हूँ कि बियरर प्लांट कौन से होते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। तो बियरर प्लांट जो होते हैं वो प्लांट होता है जिसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ABC, उसको हम बियरर प्लांट मानेंगे, उस पे AS 10 लगेगा, उसको बायोलॉजिकल एसेट नहीं मानेंगे। कौन सा बियरर प्लांट होता है, इज यूज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको हम यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तब आप उस पेड़ को इसलिए बनाया है, वो मैंगो आपने पेड़ इसलिए लगाए हैं बहुत सारे ताकि उसके ऊपर मैंगो जो है निकल सके और उसको आप बेच सके। एक तरीके की वो पेड़ मशीन बन गई ना, जैसे प्लांट और मशीन जो होता है वो पीपी की कैटेगरी में आता है और उसका हम क्या करते हैं, उस मशीन से प्रोडक्शन जो करते हैं, जो रॉ मटेरियल डाल के फिनिश गुड्स बनाते हैं, है ना, गुड्स बना के बेचते हैं, तो वो गुड्स जो है वो तो आपका बायोलॉजिकल एसेट होगा, वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में चला जाएगा, उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगेगा। लेकिन जो प्लांट है उसके ऊपर, जो मशीन है उसके ऊपर तो आपका AS 10 लगेगा, वो तो टेंजिबल एसेट है, फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगी। वैसा का वैसा ये बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये भी तो मशीन है, ये भी 5-10 साल तक लगा रहेगा, इसके ऊपर मैंगो आते रहेंगे, यानी कि प्रोडक्शन होता रहेगा, वो आप बेचते रहोगे। तो वही कह रहा है कि वो जो आपका प्लांट लगाया आपने, मैंगो का लगाया है या कोई भी ट्री लगाया है, इज यूज इन द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पर्पज, यानी मैंगो तोड़ के आप मैंगो का जूस बना के बेच रहे हो, या फिर और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या फिर मैंगो जो है वो एज ए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या कर रहे हो आप, सप्लाई कर रहे हो, लेकिन उस पेड़ को नहीं काट रहे हो। तो वो जो पेड़ है, वो मैंगो का पेड़ जो है, ट्री जो है, वो आपका बियरर प्लांट होगा और उस पे AS 10 लगेगा। लेकिन उसके ऊपर लगने वाले जो फ्रूट्स है उस पे आपका AS 10 नहीं लगेगा, वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। ओके, ठीक। सेकेंड नंबर क्या बोल रहे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू बियरर प्रोड्यूस मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ। हाँ, वो जो आपने रखा है वो 12 महीने से ज्यादा पीरियड की, अगर आप मैंगो के पेड़ को ही काट के बेच रहे हो तो फिर वो आपका बियरर प्लांट नहीं होगा, वो बायोलॉजिकल एसेट होगा और उस पर AS 10 नहीं लगेगा। हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड फॉर बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आप जो है उस पेड़ को इसलिए रखा है ताकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए आप ओनली उस पे जो फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं, उस पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आप बेचोगे, लेकिन उस पेड़ को नहीं बेचोगे। द फॉलोइंग आर नॉट बियरर प्लांट, लेकिन ये कुछ प्लांट है जो बियरर प्लांट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आप पेड़ को ही इसलिए लगा रहे हो ताकि उसको काट के बेचूंगा, तो फिर वो बियरड प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ट्री ग्रोन फॉर यूज एज अ लंबर, आपने पेड़ इसलिए बड़ा किया है ताकि आप उसको एज अ टिम्बर काट के बेच सको। प्लांट कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस when there is a most then a remote likelihood that the entity will also harvested and sell the plant as agricultural produce, आप उस पेड़ को ही एज अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के तौर पर बेच दोगे, फ्रूट तो बेच ही रहे हो, पेड़ को भी बेच दोगे, तो फिर वो बियरड प्लांट नहीं। लेकिन आप पेड़ को लगा के रखोगे तो फिर वो बियरड प्लांट। ये कुछ इस तरीके से हो गया। एक मशीन है, उससे आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो, रॉ मटेरियल डालते हो, फिनिश गुड्स बनाते हो। एक मशीन है, उससे आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल डालते हो, फिनिश गुड्स बनाते हो, उस गुड्स को बेचते हो, लेकिन वो मशीन तो आपकी पीपीई के अंदर आएगी। सेम ऐसे एक पेड़ लगा दिया है, अब वो पेड़ जो है वो पड़ा है आपका, वो वहीं है, और उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फ्रूट्स लग रहे हैं उसको बेच रहे हैं, तो वो पेड़ आपका बियरड प्लांट हो गया। बट अगर आप पेड़ को ही काट के बेच रहे हो, आपका उद्देश्य यही था कि भाई इस पेड़ को काटूंगा और बेचूंगा, लगाऊंगा, ग्रो करूंगा, बेचूंगा एज अ टिम्बर वगैरह के लिए, तो फिर वो आपका बियरड प्लांट नहीं होगा, उस पर S10 नहीं लगेगा। एनुअल क्रॉप्स, एनिमल क्या, एनुअल क्रॉप्स फॉर एग्जांपल के लिए मेज या व्हीट, वो तो वही उनका लाइफ साइकिल 12 मंथ से कम होता है, और आप जो क्या करोगे, वो जो एनुअल आपकी क्रॉप लगी है उसको भी बेच दोगे, और बाकी जो पेड़ बचेगा वो एज अ जानवरों के चारे वगैरह के लिए बेच देते, तो वो आपका बियरड प्लांट। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मेज और व्हीट के लिए जो आपने क्रॉप लगाई है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके ऊपर वापस से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, वापस से वो आपको फ्रूट्स या मेज या व्हीट देना स्टार्ट कर देगा, नहीं, वो क्रॉप खराब हो गई है, वापस से लगानी पड़ेगी। समझ गए ना, फसल लगा दी, फसल के ऊपर जो प्रोडक्शन हुआ, जो उससे आपको जो भी गेहूं वगैरह मिला वो आपने यूज कर लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि उसी पेड़ पर, उसी पौधे पर वापस से गेहूं उग जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, उसको आप काट के ऐसा फेंक दोगे, फिर वापस से आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा उसको। समझ गए, आई होप आप, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है बेटा केयरिंग अमाउंट। तीन चीजें होती है, सबसे फर्स्ट मैंने अब रिकॉग्निशन पढ़ा था, उसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले सेकंड नंबर पर डेप्रिसिएशन, थर्ड नंबर पर डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट आया था। तो ये कैरिंग अमाउंट क्या है, मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये देखो, ये हमने यहाँ पढ़ा ना, ये तीन चीजें पढ़नी, ये रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, भाई को एज अ पीपी रिकॉग्नाइज करना है, स्कोप हमने अभी पढ़ाई है, आगे और पढ़ लेंगे। फिर केयरिंग अमाउंट क्या होता है, और फिर डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, उसको समझते हैं। केयरिंग अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट, केयरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड। आपने पीपी पता कर लिया कि ये पीपी की कैटेगरी में एसेट आता है, ठीक है, अब उस एसेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो रिकॉर्ड किस पे करोगे आप, केयरिंग अमाउंट पे, मतलब उस एसेट को इस अमाउंट से आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरी करोगे, यानी कि बुक्स में दिखाओगे, ओके। और उस कैरिंग अमाउंट में से हमको क्या करना होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी लेस करना होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट जिसपे आप बुक्स के अंदर उस प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर, बट उसमें से आपको डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस लेस करना होगा। डेप्रिसिएशन तो एसेट में से लेस करते हैं, हमको पता ही है। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है वो देखते हैं। इंपेयरमेंट लॉस कैसे आएगा सर, इंपेयरमेंट लॉस ऐसे आएगा, एंड इंपेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। भाई जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका कैरिंग अमाउंट जो है, ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस बता रहा हूं कैसे आएगा, जो आपका कैरिंग अमाउंट है वो है फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए, तो आप बुक्स में 1 लाख रुपए पर आपने एसेट को दिखा रखा, डेप्रिसिएशन वगैरह लेस कर दिया, इंपेयरमेंट लेस लॉस कर दिया, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस आएगा कैसे, तो कैरिंग अमाउंट ले लो, ले लिया सर 1 लाख रुपए, और अगर ये कैरिंग अमाउंट जो है आपकी रिकवरेबल अमाउंट है ना, कैरिंग अमाउंट ऑन एसेट एक्सीड्स इस रिकवरेबल अमाउंट, जब ये कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपका रिकवरेबल अमाउंट है 80,000, तो फिर यहां पर आपका 20,000 क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस। मतलब अगर आप इस एसेट्स को आर बेच दो, है ना, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 80,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपने बुक्स में कितने में दिखा रखा, 1 लाख रुपए में, 20,000 का आपको क्या है, लॉस, फालतू आपने 20,000 बढ़ा के क्यों रखा है, तो उस इंपेयरमेंट लॉस को भी हम कैरिंग अमाउंट में लेस करके रिकवरेबल अमाउंट पे उसको दिखा देंगे, ठीक। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या आता है, मैंने वैसे बता दिया, वो क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ एन एसेट नेट सेलिंग प्राइस और इट्स वैल्यू इन यूज, मतलब जो नेट सेलिंग प्राइस है या वैल्यू इन यूज है
उन दोनों अमाउंट में से जो ज्यादा होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा। मोटा मोटी जो नेट सेलिंग प्राइस, अगर आप आज इस प्रॉपर्टी को बेच दो तो कितने रुपए मिलेंगे, इस इक्विपमेंट प्लांट को बेच दोगे तो कितने अमाउंट की रिकवरी हो जाएगी आपको, तो वो रिकवरेबल अमाउंट हो गया। तो रिकवरेबल अमाउंट से अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो इंपेयरमेंट लॉस होता है, तो वो भी हमें लेस करना। अब आता है हमारा इसके अंदर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इस प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को बुक्स के अंदर। तो देखो, किसको पीपीई मानना है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट मानना है और उसको एज अ एसेट रिकॉग्नाइज करना है पीपीई के अंदर, तो उसके लिए दो कंडीशन है। क्या है? इट इज अ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएट विद द आइटम विल फॉलो टू द एंटरप्राइज। मतलब जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है, आप जिसको मानने के लिए उसको मानोगे, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की कैटेगरी में लाओगे, जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग से आपको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इस बिल्डिंग के अंदर आप बिजनेस, कस्टमर आएगा बैठेगा, आप गुड्स रखोगे, तो इससे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एक मशीन है, वो मशीन क्या पीपीई के अंदर आएगी? हाँ आएगी। कब? जब उस मशीन से फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिले। क्या मिलेगा बेनिफिट? उससे प्रोडक्शन होगा, उससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा और उसको आप बेचोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आगे समझ। तो जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बीयर प्लांट होता है, उसको भी हम पीपीई की कैटेगरी में लेके आते हैं, बायोलॉजिकल एसेट को नहीं लाते हैं, बीयर प्लांट को लाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, वो प्लांट आपको फ्रूट्स देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा और फिर उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इसलिए बीयर प्लांट को भी पीपीई की कैटेगरी में लाया गया है। ओके, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबल। और आप उस जो पीपीई कैटेगरी में जिसको भी लेके आ रहे हो उसकी कॉस्ट को आराम से आप जो है पता लगा सको, उस कॉस्ट का मेजरमेंट कर सको, कॉस्ट का कितने में परचेज किया वगैरह वगैरह। ओके, कुछ नोट है, दो पढ़ लेते हैं। आइटम सच एज स्पेयर पार्ट्स, अब स्पेयर पार्ट्स हो गए, स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गए, सर्विसिंग इक्विपमेंट हो गए, आर रिकॉग्नाइज इन द अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। तो आप उसको स्पेयर पार्ट्स को, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स को या सर्विस इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, इनको आप पीपीई की कैटेगरी में ला सकते हो। कब? व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट। अब साला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है? ये रही, ये आगे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, आराम से उसको मेजर कर सकते हो, उसकी लाइफ जो 12 महीने से ज़्यादा हो, फिर वो पीपीई की डेफिनेशन में आ गया है ना, तो फिर उसको आप एज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखा सकते हो। अदरवाइज फिर क्या होगा, इसको हम इन्वेंट्री के अंदर दिखा देंगे। आपको याद है AS2 के अंदर मैंने स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स वगैरह डाले थे। नोट सेकेंड, एंड एंटरप्राइजेज इवेल्युएट अंडर दिस रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल ऑल इट्स cost on property plant and equipment at the time they are incurred, they cost include cost incurred। अच्छा, क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी? इनिशियल, एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्ट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो एक्वायर करने की यानी कि उसको परचेज करने की कॉस्ट, और अगर आपने बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनाया है तो उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट शामिल होगी, और उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी शामिल होगी, उसकी रिप्लेसमेंट पार्ट भी शामिल होगा, उसकी सर्विसिंग भी शामिल होगी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। क्या हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि जो आपने पीपीई माना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने मान लिया, क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन सही करता है, उसकी सारी कंडीशन पूरी करता है और उसके ऊपर AS10 लग रहा है। ओके, तो अब उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल किया जाएगा? उसकी कॉस्ट में शामिल किया जाएगा, अगर आपने उसको खरीदा है तो उसकी एक्वायरिंग कॉस्ट को परचेज करना, और है ना उसको गोडाउन तक लाना, वो सब कैपिटलाइजेशन हम पढ़ते ही हैं कि कोई भी अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीन वगैरह परचेज करते हैं तो परचेज करके गोडाउन में पुट टू यूज करने तक सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के मान के उस कॉस्ट में, उस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, है ना, उसकी परचेज प्राइस में ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्वायर किया है तो वो, अगर कंस्ट्रक्ट किया है तो कंस्ट्रक्शन। ओके, ये तो है ही। फिर एंड बोला, इसके अलावा और क्या है? अगर कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट लगती, यानी कि एक बार आपने उस प्रॉपर्टी प्लांट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब उसमें बाद में खर्चा लग रहा है, या फिर बाद में आपको उसका कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, या फिर उसकी सर्विसिंग करवा रहे हो, तो क्या वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होगा? हाँ होगा। कब? जब उससे एक बार यूज करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद में जो हम खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसका पार्ट या उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, उससे उस मशीन, उस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाए,
है ना, कि कैपेसिटी बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो फिर हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि उस कॉस्ट में शामिल कर देंगे, उस मशीन की कॉस्ट में। बट अगर उसकी जो है कैपेसिटी या एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, ओनली नॉर्मल पहले जैसा ही रहेगा मशीन, बस आपने उसकी नॉर्मल सर्विसिंग करवाई है, नॉर्मल रिपेयरिंग करवाया है, नॉर्मल कोई पार्ट चेंज हुआ है, तो फिर वो जो खर्चा है वो पीएनएल में चला जाएगा, है ना, वो कहां चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ रही है तो फिर वो उस एसेट की कॉस्ट में उस खर्चे को हम ऐड करेंगे, उसका कैपिटलाइज करेंगे। अब कैपेसिटी बढ़ने का मतलब, फॉर एग्जांपल के लिए मशीन है, उसमें पहले ये जो है मंथली जो है 10,000 पेन बनते थे, लेकिन आपने कोई नया पार्ट लगा दिया, अब मंथली जो है 10,000 पेन नहीं बनेंगे, अब 11,000 पेन बनेंगे या ज्यादा बनेंगे। तो अब आपने उसमें कुछ चेंजेस कर लिया जिससे उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो फिर वो जो खर्चा है वो उस मशीन की कॉस्ट में शामिल होगा। लेकिन अगर नॉर्मल रिपेयरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो पीएनएल में चला जाएगा। ओके, ये हम पहले ही पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में बहुत पुराना प्रिंसिपल। अब आता है मेजरमेंट ऑफ पीपी। पीपी का आप मेजरमेंट करोगे तो अगर रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हो उसी टाइम मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको कॉस्ट मॉडल लेना है। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन आप अगर पीपीई का मेजरमेंट कर रहे हो तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों ले सकते। कॉस्ट मॉडल क्या है, कॉस्ट में मतलब क्या क्या शामिल होगा, देखो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई की अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो कैसे आएगी, कॉस्ट इक्वल टू, सबसे पहले ले लो परचेज प्राइस, इसमें आपका इंपोर्ट ड्यूटीज और डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट शामिल है, ठीक है। ओके, अब यहां देखना कॉस्ट कैसे आएगी, परचेज प्राइस, जो उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को या मशीन को आपने परचेज किया है तो उसकी परचेज प्राइस, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूड होगी और नॉन रिफंडेबल परचेजेस टैक्स, ऐसे टैक्स जिसकी आपको इनपुट नहीं मिलेगी, मतलब वो टैक्स आपको रिफंड कभी नहीं मिलेगा, वो एडजस्ट नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है, तो वो टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों शामिल करके आपकी परचेज प्राइस ले लो। फिर उसके अंदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप बिजनेस में लेके आए, अब आप उसका इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, पुट टू यूज से पहले के खर्चे, उसको यूज करने से पहले के खर्चे, तो वो आपकी कॉस्ट इसमें शामिल हो जाएगी, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, वो शामिल हो जाएगी। फिर डिसमेंटलिंग और रिमूवल साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट, मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा होगा कि जब ये प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट आपने लगा दिया, लेकिन बाद में जब इसको डिसमेंटल कराओगे, आप इसको रिमूव करोगे, तब आपका खर्चा लगेगा और एज पर लॉ आपको उसको रिमूव करके जो आपको उसको नष्ट करना होगा कहीं, तो फिर वो आपका खर्चा लगेगा, वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है आपका कॉस्ट मॉडल। तो आप एट जब जिस दिन आपने रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अब इसका मेजरमेंट करते हैं, तो आप कॉस्ट मॉडल लगाओगे। लेकिन एक बार रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, कुछ टाइम बीत गया और उसके बाद में वापस आप उसका रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, उसको बुक्स में दिखाने के लिए उसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट है वो लेनी है आपको, ठीक है, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो कॉस्ट में क्या होगा, आपको कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट ऊपर निकाली हमने, परचेज प्राइस आ गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज आ गया, या ऐसे टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल है वो है, फिर जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आ गए, फिर आपका कोई डिसमेंटल कॉस्ट है वो आ गया, तो वो आ गई आपकी कॉस्ट। उसमें से आप लेस क्या करोगे, अकाउंटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हुआ और अभी तक आपने लेस नहीं किया तो कर दोगे, और अगर एक्यूमुलेटेड कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो भी लेस कर दो, तो आपका कॉस्ट मॉडल से जो प्राइस आएगी उस पर आप इसको दिखा दोगे, इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, आपको फेयर वैल्यू लेनी है, डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन, जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हो मार्केट में क्या फेयर वैल्यू इस एसेट को ले लो, उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाद वाला और इंपेयरमेंट लॉस भी बाद वाला आपको लेना है, तो आपकी जो अमाउंट आएगा उस पर आप इस एसेट यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को शो कर सकते हैं। ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। एज अ बीकॉम या बीबीए में अगर आप हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में AS10 के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको याद कर लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं चीज आपको बता देता हूं, और वो है आपका ये, यहां पर ये बियरर प्लांट के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उसमें आपको ये पूछेगा कि जो स्टैंडर्ड AS10 है किन पे अप्लाई नहीं होता है, तो आप बताओगे बायोलॉजिकल एसेट पर और वेस्टिंग एसेट्स पर अप्लाई नहीं होता है, बट बायोलॉजिकल एसेट के अंदर जो बियरर प्लांट होते हैं वो ये होते हैं, और इन पर जो है AS10 अप्लाई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।